जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी एरिया में। तो आज के इस सेट में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिटी के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। लगभग 20 के करीब में क्वेश्चंस हैं, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आपके सभी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं क्योंकि पॉलिटी के क्वेश्चन सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आप मेनली पुलिस के एग्जाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं। अगर आप यूपी दरोगा, यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं या फिर एसएससी सीपीयू एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए क्योंकि दोस्तों यहाँ पे आपको डेली क्विज भी दिया जाता है। आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, सभी के लिए ये क्विज इंपॉर्टेंट होता है। जीके क्विज डेली आपको दिया जाता है, तो मेक श्योर कि इसको देखने के बाद आप चैनल पे जाके एक बार चेक करते हैं कि डेली दिया जाता है, तो वो भी आप जरूर देखा कीजिए, इससे आपकी जीके की तैयारी अच्छी हो जाएगी। चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान की रचना में निम्नोक्त में से किसने सर्वाधिक गंभीर प्रभाव छोड़ा है? कहाँ का संविधान ने सर्वाधिक गंभीर प्रभाव छोड़ा है भारतीय संविधान में? तो दोस्तों इसके लिए मैं आपको बता दूं कि भारत सरकार अधिनियम 1935 का जो अधिनियम था, सबसे ज़्यादा झलक इसी की दिखाई देती है। 1935 में ये भारत सरकार अधिनियम आया था और कुछ बहुत सारी धाराएं, लगभग 100-200 से ज़्यादा धाराएं, 200 से ज़्यादा आर्टिकल भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिए गए हैं भारतीय संविधान में। तो ये बात याद रखेंगे कि भारतीय संविधान में सबसे ज़्यादा गंभीर प्रभाव किसका दिखाई देता है? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 का दिखाई देता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जुलाई 1946 में स्थापित संविधान सभा के सदस्यों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था? तो दोस्तों संविधान सभा के सदस्यों में, जो कि जुलाई 1946 में स्थापित की गई थी संविधान सभा, उनके सदस्यों में महात्मा गांधी शामिल नहीं थे। महात्मा गांधी ने मंत्रिमंडल में आने से इनकार कर दिया था जब उस समय मंत्रिमंडल बना था 1946 में। हालांकि इनकी 1948 में ही मृत्यु हो गई थी, पर 1946 में जब मंत्रिमंडल बन रहा था तो इन्होंने आने से इनकार कर दिया था। इन्होंने कहा था कि मैं बाहर देश में जाके बाकी लोगों को समझाऊंगा, हिंदू मुस्लिम दंगा रोकूंगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? तीसरे का आंसर क्या हो जाएगा आपके हिसाब से? तीसरे का आंसर हो जाएगा दोस्तों कैबिनेट मिशन प्लान 1946। 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान जो लाया गया था, उसी ने भारतीय संविधान की संविधान सभा गठित करने का आधार दिया था। इससे पहले जो क्रिप्स मिशन आया था वो फेल हो गया था, तो भारत कैबिनेट मिशन आया था 1946 में, अगस्त में ही, तो उसी में संविधान सभा गठित की गई थी। चलिए दोस्तों अगला याद रखेंगे। स्वतंत्र भारत का पहला लोकसभा अध्यक्ष कौन था? ये क्वेश्चन तो इतनी बार पूछा जा चुका है कि बच्चे बच्चे को रटा होगा। जीबी मावलंकर, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। मेक श्योर कि आप वीडियो लास्ट तक देखते हैं क्योंकि अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, सारे किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। और एक बार चैनल पे जाके अपने काम की वीडियोस भी देख लीजिएगा, कई कुछ अपलोड कर चुका हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली जीके कुछ यहाँ पे दिया जाता है। एसएससी में पूछे गए कई सारे क्वेश्चन है, लूसेंट के कई सारे क्वेश्चन है, आप प्लेलिस्ट जाकर चेक कर सकते हैं। भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? ऑप्शन पांचवा आंसर, पांचवे का आंसर क्या हो जाएगा? भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? पहला संवैधानिक सलाहकार, यानी कि जो पहली संविधान सभा गठित हुई थी उसका संवैधानिक सलाहकार कौन था? तो पांचवे का आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, सर बी एन राव। सर बी एन राव पांचवे का आंसर हो जाएगा। सर बी एन राव संवैधानिक सलाहकार थे संविधान सभा के। चलिए दोस्तों संविधान सभा, भारतीय संविधान कब अपनाया गया था? भारतीय संविधान कब अपनाया गया था? आंख बंद करके आप लगाएंगे 26 जनवरी 1950 और ये हो जाएगा तुरंत आपका गलत। कैसे हो जाएगा दोस्तों? हमारा भारतीय संविधान याद रखेंगे, हमारा भारतीय संविधान 26 जनवरी 1949 को ही बन गया था। 26 जनवरी 1949 को ही ये पूरी तरह बन के तैयार हो गया था, पर इसे लागू 1950 में 26 जनवरी 1950 में किया गया। इसीलिए दोस्तों आपने कभी ध्यान दिया होगा कि 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। तो इसीलिए क्योंकि 26 नवंबर को संविधान बन के तैयार हो गया था। अब ये 26 नवंबर को ही तैयार हो गया था, पर 26 जनवरी को क्यों लागू किया गया, तो ये सस्पेंस है, ये वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा। एक क्वेश्चन है, उसी का आंसर में मैं आपको बताऊंगा, इसी में है, तो मेक श्योर कि आप लास्ट तक वीडियो देखते हैं। भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन था? सभी को पता होगा दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल, लौह पुरुष। इनकी सबसे बड़ी मूर्ति भी बनी है, स्टैचू ऑफ यूनिटी। चलिए दोस्तों आठवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था?
अब देखिए यहाँ पे ये नहीं पूछा गया कि स्थायी या अस्थायी, ऐसे दो टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर ये पूछा जाए कि भारतीय संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था, तो वो हो जाएंगे आपके डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और यहाँ पे पूछा गया कि अध्यक्ष कौन था, चूंकि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा नहीं दिए हुए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपके स्थायी अध्यक्ष थे। कौन थे? स्थायी अध्यक्ष। तो स्थायी अध्यक्ष अगर पूछे तो राजेंद्र प्रसाद, और अगर अस्थायी अध्यक्ष पूछता है तो वो हो जाएंगे आपके सच्चिदानंद सिन्हा जी। सारे क्वेश्चन से जुड़े क्वेश्चन भी मैं आपको बताता चलूँगा। चलिए दोस्तों, भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था। किसके द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था? तो दोस्तों ये किया गया था आपकी संविधान सभा के द्वारा। किसी संविधान सभा के द्वारा किया गया था, जनता के द्वारा नहीं किया गया था। जनता के द्वारा ये चुने गए थे 1950 में, लेकिन 1947 से लेके 50 तक जो ये राष्ट्रपति रहे वो संविधान सभा के द्वारा। 1950-51 में ही पहला चुनाव हुआ था, तब ये राष्ट्रपति बने थे। कुल 12 साल तक ये राष्ट्रपति थे। सबसे ज़्यादा समय तक कार्य करने वाले यही हैं। हमारा राष्ट्रगान पहली बार कब और कहाँ गाया गया था? पहली बार दोस्तों, पहली बार ये गाया गया था आपका कलकत्ता में 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता में गाया गया। राष्ट्रगान यानी कि जनगण मन के रचयिता कौन है? तो वो हैं आपके रविंद्रनाथ टैगोर जी। 1911 में ये गाया गया था, और 1911-12 में ही रविंद्रनाथ टैगोर जी को नोबेल पुरस्कार भी मिला था। ये बात भी ध्यान रखेंगे, 1911 में ही उनको नोबेल मिला था। रविंद्रनाथ टैगोर जी पहले भारतीय थे जिनको ये नोबेल मिला था। ये बात भी ध्यान रखेंगे। जुड़े हुए फैक्ट सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, अगर नहीं पता है तो आप नोट करते चलेंगे। स्वतंत्र भारत में निम्नलिखित में से कौन सी महिला किसी राज्य की पहली राज्यपाल थी? पहली महिला राज्यपाल थी आपकी यूपी की। कौन? श्रीमती सरोजिनी नायडू। और पहली महिला मुख्यमंत्री वो भी यूपी की थी, श्रीमती सुचेता कृपलानी मुख्यमंत्री थी, सरोजिनी नायडू आपकी थी राज्यपाल। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख। सरोजिनी नायडू से जुड़ा एक क्वेश्चन ये भी है कि ये पहली भारतीय महिला थी। ये कौन थी? पहली भारतीय महिला थी जिन्हें कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। ये भी याद रखेंगे। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि पहली भारतीय महिला कौन थी जो कांग्रेस का अध्यक्ष बनी, तो वो थी डॉक्टर सरोजिनी नायडू, श्रीमती सरोजिनी नायडू। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? सभी को पता होगा, 26 जनवरी 1950 को। कहाँ गया दोस्तों? 26 जनवरी 1950 को सभी को पता होगा। चलिए, इसमें कोई नई बात नहीं थी। क्यों लागू हुआ 26 जनवरी को ही, ये सस्पेंस है, तो लास्ट तक देखिए। भारत में दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव किसने रखा? देखिए कितना मजेदार क्वेश्चन है। भारत में दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव किसने रखा था? ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव आपका भारत में जो रखा था वो रखा था जयप्रकाश नारायण जी ने। जयप्रकाश नारायण जी ने कहा था कि कोई दल वल ना रहे, सब लोग निर्दलीय चुनाव लड़ें, और निर्दलीय लोग ही आपस में मिलकर मंत्री चुन ले, और मंत्री लोग ही आपस में मिलकर प्रधानमंत्री चुन ले। तो इनका विचार भी काफ़ी हद तक सही था, पर इनका विचार चला नहीं, लेकिन इन्होंने दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव रखा था। जयप्रकाश नारायण जी समाजवादी प्रकृति के व्यक्ति थे। 1975 के करीब में, 73 से 75 के करीब में इन्होंने बहुत बड़ा आंदोलन किया था, जिससे इंदिरा गांधी की सरकार काफ़ी डरी हुई थी। ये भी याद रखेंगे। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा था? संविधान का हृदय और आत्मा बाबा साहेब ने किसे कहा था? संवैधानिक उपचारों का अधिकार को। संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है दोस्तों आपका, ये है आपके भाग 3 में। किसमें है? भाग 3 में अनुच्छेद 31 से 35 के बीच में है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और इसी को कहा था बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान के हृदय और आत्मा। ये बात भी ध्यान रखेंगे। किसमें है? तो अनुच्छेद 31 से 35 के बीच में है संवैधानिक उपचार का अधिकार। ये बात भी ध्यान रखेंगे दोस्तों। इसमें आपका 4 तरह से रिट दाखिल की जाती हैं, 5 तरह की। ये आपको बहुत बड़ा टॉपिक है, कभी विस्तार से समझाएंगे। भारत की संविधान सभा ने किस वर्ष में कामकाज प्रारंभ किया था? भारत की संविधान सभा ने किस वर्ष से कामकाज प्रारंभ कर दिया था? ऑप्शन सी हो जाएगा 1946 से। 1946 से ही कामकाज प्रारंभ कर दिया था। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है दोस्तों, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, पर पूरा देख लीजिए। फैक्ट बताने में थोड़ा टाइम लगता है तो वो भी देख लीजिए, पर सस्पेंस जो है लास्ट वाला क्वेश्चन सबसे इम्पोर्टेंट है। संसद के केंद्रीय कक्ष में संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? संसद के केंद्रीय कक्ष में आगे बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं। 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी संविधान सभा की। 9 दिसंबर 1946 को याद रखेंगे।
भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूपण कभी लिखा होता है, कभी कभी ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी लिखा होता है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, मेनली कई बार ये पुलिस के एग्जाम में पूछा गया है। एक बार ये बिहार कांस्टेबल के एग्जाम में भी पूछा गया है, कई बार ये पूछा गया है, एक बार यूपीएसआई के एग्जाम में भी पूछा गया है, तो पुलिस के एग्जाम में काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये थे आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, प्रारूप समिति के अध्यक्ष, यानी कि उसका लेखा जोखा, जो भी आपका अनुच्छेद या आर्टिकल वहाँ से पास होता था संविधान सभा को, उसको संविधान में सही रूप से लिखने का, व्याकरण का बहुत ध्यान रखा गया है संविधान में। एक एक शब्द अगर आप संविधान को ध्यान से पढ़ते तो इतना गिना चुना के, इतना नाप तोल के लिखा गया है कि उसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अलावा कोई लिख ही नहीं सकता था, इसलिए उसे प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे हुए थे, तो उन्हीं को बनाया गया था। एकात्मक सरकार में समस्त ताकत किसके हाथ में होती है? दोस्तों, एकात्मक सरकार में आपका समस्त ताकत जो है वो होती है केंद्र के हाथ में, केंद्र के हाथ में होती है दोस्तों। और संघात्मक सरकार में जो होती है, संघात्मक सरकार में न्यायपालिका और संविधान की सर्वोच्चता होती है। दोस्तों, आपका जो भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान संघात्मक और एकात्मक दोनों रूप से है। भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र? तो भारत में दोस्तों प्रतिनिधियों का लोकतंत्र, प्रत्यक्ष लोकतंत्र तो है ही, पर यहाँ भारत के प्रतिनिधि राज करते हैं। जैसे कि जनता तो बैठी नहीं रहती है संसद में, जनता अपना प्रतिनिधि चुनती है और वही जनता के लिए फैसले लेते हैं, तो प्रतिनिधियों का लोकतंत्र है यहाँ पे। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश आधुनिक लोकतंत्र की स्थापना करने वाला पहला देश था? पहला देश जिसने आधुनिक लोकतंत्र की स्थापना की थी, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। लोकतंत्र की स्थापना सबसे पहले अमेरिका में की गई थी, और सबसे पहले संविधान भी अमेरिका ने ही लिखा था, ये भी ध्यान रखेंगे। संविधान के उद्घाटन के लिए 26 जनवरी को ही क्यों चुना गया? देखिए क्वेश्चन आ गया ना, जिसके लिए सस्पेंस बनाए हुए थे। तो अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। 26 जनवरी को इसलिए चुना गया था दोस्तों, क्योंकि कांग्रेस ने इसे 1930 में स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया था। 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वतंत्रता प्रस्ताव पारित हुआ था। कहाँ? रावी नदी के तट पर लाहौर में रावी नदी के तट पर यह पूर्ण स्वतंत्रता प्रस्ताव पारित हुआ था, और कांग्रेस ने स्वतंत्रता दिवस मनाया था। तो इसीलिए 26 जनवरी का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण था। भारत का संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? जैसा कि सभी को ज्ञात होगा, भारत का संविधान का निर्माता BR अम्बेडकर जी को माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि इन्हीं ने सबसे ज़्यादा आर्टिकल्स दिए हैं। एक तो 200 आर्टिकल के करीब हमारा 1935 के शासन अधिनियम से आ गए थे, और इन्होंने जो सबसे ज़्यादा आर्टिकल दिए हैं, इनके आर्टिकल पर सबसे ज़्यादा बहस चली है संविधान सभा में। लगभग 200 से ज़्यादा दिन इन्हीं के दिए हुए आर्टिकलों पर बहस चली है, तो इन्हीं को माना जाता है सबसे ज़्यादा। राजेंद्र प्रसाद जी ने भी ये कहा था कि संविधान के असली निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी हैं। चलिए दोस्तों, भारत के गणतंत्रीय दल की स्थापना किसने की? यानी कि भारत में गणतंत्रीय यानी कि लोगों का दल होगा, इसकी स्थापना किसने की? तो ये भी आपके डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने गणतंत्रीय दल की स्थापना की थी। ये बात भी ध्यान रखिए। तो आज का सेट यहीं पे समाप्त होता है दोस्तों। आज के सेट में हमने कुल 23 क्वेश्चन कवर किए हैं। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। तो आज का ये सेट आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अभी यहाँ तक देख रहे हैं तो एक बार लाइक कर दो यार, और चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। डेली जीके कुछ दिया जाता है। आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें जीके का पोर्शन काफ़ी बड़ा होता है, तो जीके आपका महत्वपूर्ण होता है। तो जीके की तैयारी बेहतर करने के लिए चैनल को लाइक कर दीजिए और डेली जीके कुछ देखा कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।